गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। और अपने करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये एवरी ईयर ये जारी करते हैं, अपनी प्रतिवर्ष अपनी ये एक रैंकिंग जारी करते हैं, जिस रैंकिंग के तहत यूनिवर्सिटीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका मेथडोलॉजी है पढ़ाने का, जो पेडोलॉजी जिसे कहते हैं वो, और स्टूडेंट्स इस टीचर रेशियो और जो भी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को दी जाती है और उससे क्या आउटकम मिले हैं, वेदर स्टूडेंट्स उसमें अच्छा कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी फॉरेन जो स्टूडेंट्स है उनको कितना डिलीवर कर पा रही है, मतलब उनके लिए क्या क्या उसमें फैसिलिटीज है, प्रोविजंस है और बहुत सारी चीजें, तो ये इसमें मीजर करती है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी जो है टोरंटो, और टोरंटो जो है दैट इज इन कनाडा, और इस यूनिवर्सिटी को टॉप लेवल टॉप में ये आई है, मतलब शीर्ष स्थान इसका मिला है, दिस इज द टॉपर यूनिवर्सिटी। तो टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 24 में शीर्ष स्थान पर है। अगर इंडिया से अगर हम बात करें तो इंडिया से कौन है इस लिस्ट में? तो इंडिया से डीयू जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट इज इन द लिस्ट, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 24 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, या कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष स्थान पर थी? तो टोरंटो यूनिवर्सिटी जो है ये शीर्ष स्थान पर थी। इंडिया से अगर बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है, और इसमें इतना ही आपने याद रखना है। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग कौन जारी करता है या क्या है, ये कुछ कोई नहीं पूछता है, तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन। तो टाइम मैगजीन द्वारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन बना? टाइम मैगजीन जो है ये बेसिकली न्यूयॉर्क बेस्ड एक मैगजीन है, जो कि प्रतिवर्ष ये एक अपनी रैंकिंग निकालती है। ये भी इसमें इस तरह से होते हैं कि फेस ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर कौन है। तो पर्सन ऑफ द ईयर देखा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर कौन है, और किसका मतलब ज्यादा फॉलोअर कौन है। जैसे कि अब यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो आ गए हैं, उन सब पर भी देखा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और उस हिसाब से ये लोग लगाते हैं कि कौन पर्सन ऑफ द ईयर बना। तो टायलर स्विफ्ट जो है ये अमेरिकन है, और ये दिस इज शी इज अमेरिकन सिंगर। टायलर स्विफ्ट जो है ये अमेरिकन सिंगर है, और फीमेल सिंगर में इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट आई एम सेइंग बिकॉज इनके अलावा भी बाकी लोगों ने जीते हुए हैं। तो म्यूजिक में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वहां पर, दैट इज द ग्रैमी अवार्ड। ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रैमीज इनके नाम है, अराउंड 20+ ग्रैमीज इनके नाम है, और 20+ से भी ज्यादा ग्रैमीज इन्होंने जीते हैं। तो टायलर स्विफ्ट जो है ये फीमेल अमेरिकन सिंगर है, और पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में जो पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने जारी किया है उसमें इनका नाम है पर्सन ऑफ द ईयर 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20th एडिशन फोर्ब्स की 100 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल, 20th एडिशन ऑफ फोर्ब्स की 100 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल विमेन की सूची में 4 महिलाओं में किन भारतीयों का नाम है? तो फोर्ब्स जो है ये अपनी, ये भी जैसे कि टाइम मैगजीन जारी करता है, तो इसी तरह से फोर्ब्स जो है इट्स ऑल्सो अ मैगजीन। तो फोर्ब्स इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ मीडिया और प्रेस, जो कि ये भी फॉरेन बेस्ड है। तो फोर्ब्स अपनी जारी करता है लिस्ट, और इस लिस्ट में इन्होंने 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड की जो सूची जारी की है, उसमें 4 भारतीयों के नाम है,
जिसमें एक भारतीय जो है उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, इनका नाम सुना होगा। तो निर्मला सीतारमण जो है ये भारत की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है और इनको वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में शामिल किया गया है। अपार्ट फ्रॉम निर्मला सीतारमण और भी महिलाओं के नाम हैं, जैसे कि हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड की चेयरपर्सन है रोशनी नादर, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है सोमा मंडल, और बायोकॉन से है किरण मजूमदार। तो ये जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची है, इसमें से 100 में से 4 जो है वो भारतीय महिलाओं के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर सबसे सुरक्षित है? तो एनसीआरबी, जैसे कि हमने इससे पहले भी अपने एक क्लास में बात की एनसीआरबी की रिपोर्ट की। तो एनसीआरबी जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और एवरी ईयर ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हैं बेस्ड ऑन द सर्वे। जो ये सर्वे करते हैं, जो इंक्वायर करते हैं, उसकी बेस पे ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि क्राइम्स कितने बड़े हैं, कि हाउ मेनी मर्डर केसेस देयर इन द कंट्री, हाउ मेनी रेप केसेस देयर इन द कंट्री, क्या कुछ स्पेसिफिक इंक्रीज हुआ है या कुछ क्राइम्स में कमी हुई है, कौन से शहर में सबसे ज्यादा है, कौन से शहर में सबसे कम है, और किस तरह से इसमें इजाफा हुआ है और कौन सी कम्युनिटी के अगेंस्ट में हो रहा है। तो ये जो आया है इसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार एनसीआरबी ने कहा था कि वन ऑफ द अनसेफ सिटी इन द कंट्री इन इंडिया इज दिल्ली, कि इंडिया में दिल्ली जो है वो सबसे असुरक्षित सिटी है, शहर है महिलाओं के लिए, क्योंकि इन्होंने बताया था कि महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हो, चाहे वो रेप केसेस हो, या फिर किडनैपिंग के केसेस हो, एब्डक्शन के केसेस हो, वो जो दिल्ली में है वो इंक्रीज ही हुए हैं। और उसके उनके अनुसार उन्होंने बताया था कि दिल्ली में अराउंड 3 रेप्स हैपन डेली। तो 3 रेप्स डेली होते हैं दिल्ली में ऑन एन एवरेज, और इसमें मर्डर के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज है। तो उसी रिपोर्ट में एनसीआरबी ने कहा है कि देश में सबसे सुरक्षित जो शहर है महिलाओं के लिए और किसी के भी रहने के लिए है, वो है कोलकाता। अब ये ऐसे ही खुद से बना करके नहीं बोला जाता है, ये फैक्ट बेस्ड होता है। मतलब वो देखते हैं कि अच्छा कोलकाता में मर्डर केस कम है, ठीक है, सेफ है, कोलकाता में रेप केस कम है, ओके सेफ है। तो ये एक पूरा देखते हैं कि मेथड के हिसाब से मेजर करते हैं कि कहाँ पर कितने केसेस कम है। अगर वहां पर जो ऑन एन एवरेज वो केसेस कम है, तो उस हिसाब से वो बताते हैं कि ये अनसेफ है और ये सेफ है। तो कोलकाता में जो है ये जो केस है वो बहुत लो है, और दैट्स वाई कोलकाता जो है ये सबसे सेफ शहर या सिटी है इन द कंट्री। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, चौंकाने वाले क्वेश्चन, और हम इनको छोड़ के चले जाते हैं। और बेसिकली करंट का पैटर्न ये हो रहा है कि कोई रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा। अगर यूनेस्को ने किसी को रिकॉग्निशन दिया है तो उस रिकॉग्निशन से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि COP 28 हुआ है, COP 28 कहाँ हुआ है, किसने इसे प्रिसाइड किया है, उस कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तक का नाम पूछ लिया जाता है। तो इतना हमें थोड़ा अवेयर होना चाहिए, और ये चीजें आएंगी कि आप डेली में क्लासेस अटेंड करें और उसके साथ साथ प्लस न्यूज़पेपर को भी देखते रहिए। नेक्स्ट है AI जेमिनी किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने भी AI जेमिनी लॉन्च कर दिया है अपना, और AI जेमिनी जैसे कि ओपन AI, चैट GPT ये सब है, सेम ऐसे ही गूगल ने अपना AI जेमिनी लॉन्च किया है, सो दैट कि गूगल भी AI के मार्केट में अपनी पकड़ बना सके। तो AI जेमिनी गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाकाडोंग टर्मरिक को हाल ही में GI टैग मिला है। लाकाडोंग टर्मरिक को हाल ही में GI टैग मिला है, इसका किस राज्य में उत्पादन होता है? तो लाकाडोंग टर्मरिक जो है ये
हल्दी है, टर्मरिक से बेसिकली पता चला कि हल्दी है। लाकाडोंग टर्मरिक जो है ये एक किस्म है हल्दी की, जो कि स्पेसिफिकली मेघालय में उगाई जाती है, और ये अपनी एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स जो प्रॉपर्टीज इसमें है उसके लिए जानी जाती है। लाकाडोंग टर्मरिक जो है इसको जीआई टैग मिला है, और पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में, और मैं फिर बता देती हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्राफ्ट को, या किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब कैसे? जब हम किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे देते हैं, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब ये इस ज्योग्राफी में पॉपुलरली उगाई जाती है, बनाई जाती है, तो उसको जब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है तो उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज वो स्पेसिफिकली उसी रीजन में उगाई जाएगी। अब लाकाडोंग टर्मरिक कोई कहीं और भी उगा ले, लेकिन जिसको जीआई टैग मिला हुआ है उसकी वैल्यू ट्रेड में ज्यादा रहेगी, यानी कि व्यापार के मामले में उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, दार्जिलिंग टी, तो चाय तो सभी पीते हैं, असम की चाय, या फिर हिमाचल की चाय, या फिर टर्की की चाय, तो चाय तो सब पीते हैं, बट दार्जिलिंग की जो चाय है उसमें कुछ क्वालिटीज हैं, या उसका अरोमा अलग है, उसका टेस्ट अलग है, और वो बहुत पॉपुलर है। तो दार्जिलिंग की टी को जीआई टैग मिला हुआ है, तो दार्जिलिंग की जो चाय है वो हिमाचल प्रदेश की चाय या आसाम वाले उस पर नाम लिख के नहीं भेज सकते दार्जिलिंग की टी। अगर उन्होंने उस पे दार्जिलिंग, अपनी चाय पे, असम वाली चाय पे उन्होंने दार्जिलिंग टी लिख के बेचना शुरू कर दिया तो उनपे केस हो सकता है। सेम ऐसे ही लाकाडोंग टर्मरिक जिसको जीआई टैग मिला है, अगर इन्होंने जीआई टैग वाला कहीं और किसी और मार्केट में फॉर्जरी करके बेचना चाहा तो वो नहीं बेच पाएंगे, और इसको सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे कि हमने बताया बासमती राइस, जो इंडिया के बासमती राइस है वो ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कोई भी कंट्री उसे नहीं बेच सकती है। तो लाकाडोंग टर्मरिक जो है इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, और ये मेघालय में है, और जीआई टैग मिलने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं लालदू होमा, और अभी इनकी जो पार्टी है वो नई नई सत्ता में आई है। लालदू होमा मिजोरम में अभी रिसेंट में असेंबली इलेक्शन हुए हैं। कहाँ कहाँ असेंबली इलेक्शन हुए हैं? 5 राज्यों में। अब 5 राज्यों में हमें पता है कहाँ कहाँ हुए हैं। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर राजस्थान, मिजोरम के तो मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं लालदू होमा। अब तेलंगाना के कौन बने हैं? रेवांत रेड्डी, इनका शपथ ग्रहण समारोह शायद आज है, और रेवांत रेड्डी जो है ये यहाँ के बने हैं। राजस्थान का भी घोषणा हो गई है, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है ये राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही है, जो उनके पहले मुख्यमंत्री है वो दोबारा पावर में आए हैं, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जो है ये दोबारा से पावर में आ गए हैं, तो ये मध्य प्रदेश के बनेंगे। छत्तीसगढ़ की अभी घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में वहां पर थे भूपेश बघेल, लेकिन अब क्योंकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो वो लोग घोषणा करेंगे कि वहां पर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, सियाचिन में प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर नियुक्त की गई। सियाचिन में, अब सियाचिन क्या है? सियाचिन जो है ये हमारा कंट्री का सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटलफील्ड है, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड मतलब युद्ध क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां पर हमारी पाकिस्तान से काफी बार 1965 में भी यहाँ पर लड़ाई हुई है। कारगिल वॉर के टाइम पे भी सियाचिन पर ही लड़ाई हुई थी। तो गीतिका कौल जो है ये पहली
महिला बनी है जो कि सियाचिन में इनको नियुक्त किया गया है एज अ मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो ये एवरी ईयर 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सिविल एविएशन डे ये इसके एस्टैब्लिशमेंट पे 1994 में जब हमने इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था, ये तब से मनाया जाता है और इसकी 5th एनिवर्सरी है, ये 15th एनिवर्सरी है। तो इसमें 193 मेंबर हैं और ये स्टैब्लिश हुआ था 1944 में। सिविल एविएशन बेसिकली एयरलाइंस से रिलेटेड है कि जब एयरलाइंस स्टार्ट हो गई थी, यानी कि पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना फ्लाइट के थ्रू स्टार्ट हो गया था फॉरेन कंट्रीज का, तो उसी को हम सिविल एविएशन कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी करंट की जो क्लासेस है वो यहीं पर समाप्त होती हैं, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।